सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम लोग का एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 रहेगा, जिसमें कि हम लोग वैदिक सभ्यता, वैदिक एज देखने वाले हैं। ठीक है, राइट। ये हम लोग का आज है लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम लोग करने वाले हैं वैदिक एज या फिर वैदिक सभ्यता। पहले लेक्चर हम लोगों ने देखा था क्या? पहले लेक्चर हम लोगों ने देखा था प्री हिस्ट्री, है ना। अगले लेक्चर यानी कि कल के लेक्चर हम लोगों ने देखा प्रोटो हिस्ट्री, और आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्चुअल हिस्ट्री। अब इसको हम एक्चुअल हिस्ट्री बोलते क्यों हैं? एक्चुअल हिस्ट्री हम इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज हमारे पास टेक्स्ट हैं। पहले तो ये बताओ सारी चीज़ें प्रॉपर है ना। तो हमारे पास टेक्स्ट हैं जो इस पर्टिकुलर एज के बारे में बताते हैं। जिस तरह हमने उस प्री हिस्ट्री को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, स्टोन एज एंड कॉपर एज। स्टोन एज जिसको पीलेलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक बोला था, पाषाण काल, और ताम्रपाषाण युग, कॉपर एज। प्रोटो हिस्ट्री को हम लोगों ने ब्रॉन्ज एज बोला, और हिस्ट्री को हम लोग बोलेंगे अब जो हम लोग वैदिक एज स्टार्ट कर रहे हैं, आयरन एज, बिकॉज अब यहाँ पे आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी वैदिक एज में। अब इसको इस पर्टिकुलर एज को आयरन एज ज़्यादा ना फोकस करके हम वैदिक एज क्यों बोल रहे हैं, जिसको कि हम फर्दर 2 कैटेगरी में भी डिवाइड करेंगे। वो 2 कैटेगरीज होंगी आपकी अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज, जिसको कि हिंदी में अगर बात करें तो बोलते हैं क्या? अर्ली को आई थिंक क्या बोलेंगे, बताइए अर्ली को क्या बोलना चाहिए? अगर किसी को पता हो तो बताना। अर्ली वैदिक एज को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और लेटर को क्या बोलेंगे? लेटर को आई थिंक बोलते हैं, लेटर वैदिक एज को उत्तर वैदिक काल, ठीक है। इसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। ऑलराइट, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, इसको हम वैदिक एज इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे वेदास कंपाइल हुए थे। ये हमारे सबसे पुराने टेक्स्ट हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अगर हम बात करें तो बहुत पुराने टेक्स्ट हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट या फिर ओल्डेस्ट टेक्स्ट हम बोल सकते हैं इनको। और इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में इस एज के जो लोग हैं, किस एज की हम बात कर रहे हैं, हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो ब्रॉन्ज एज कहाँ पे खत्म किया था? ब्रॉन्ज एज को मैंने बोला था जो हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा था, कहाँ से कहाँ तक, 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी, या फिर रफली हम चलो 1700 बीसी कंसीडर कर लेते हैं। वैदिक एज जो हमारी एक्चुअल में स्टार्ट होती है वो 1500 बीसी से लेके 600 या फिर 1500 से आप 500 भी याद कर सकते हो अपने याद करने की सहूलियत की वजह से, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं 1500 से, वैसे एक्चुअल में 600 बीसी तक। अब ये जो अर्ली वैदिक है, जैसे कि हम लोगों ने कल, वैसे तो मैंने आपको ज़्यादा डीप में नहीं बताया था, अगर आपको याद हो कि हमने पहले अर्ली हड़प्पन पीरियड देखा था, फिर मैच्योर हड़प्पन और फिर लेट हड़प्पन देखा नहीं था, बस थोड़ा सा मैंने बताया था। जिस तरह हम लोगों ने पीलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक पढ़ा था, फिर पीलेलिथिक की 3 कैटेगरी देखी थी, तो उसी तरह हमने वैदिक सभ्यता को 2 हिस्सों में बांट दिया। 2 हिस्सों में क्यों बांटा वो भी आप समझेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो चीज़ें थी उससे चीज़ें डिफर करने लग गई थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण मैं अगर आपको दूँ तो यहाँ पे वेमेंस की कंडीशन बहुत अच्छी थी, यहाँ पे खराब हो गई आते आते, तो इसलिए हमने इन दोनों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। अर्ली वैदिक को हम बोलते हैं 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का जो कार्यकाल, मतलब जो टाइम पीरियड है, उसको हम बोलते हैं अर्ली वैदिक। और 1000 बीसी से लेके उसके बाद वाला, बिकॉज अगर हम बाद में जाएंगे तो ये बीसी हमारे कम हो गई, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। दिस इज कॉल्ड एज लेटर वैदिक एज। ऑलराइट, पूर्व वैदिक काल, बिल्कुल उत्तर और पूर्व। सर स्लाइड से क्यों नहीं पढ़ाते? स्लाइड से क्यों नहीं पढ़ाती? स्लाइड नहीं तो और क्या है? ये ब्लैक बोर्ड दिखा है तुमको? मतलब 2-3 अतरंगी लोग मिल ही जाते हैं कमेंट में, तभी मैं कमेंट नहीं देखता। और तभी मैं आपसे बोलता हूँ कि आप भी जो सीरियस स्टूडेंट है ज़्यादा कमेंट में फोकस ना करें। और जो लोग, मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमने बैच में एनरोल किया और हमारे डाउट ऐसे मतलब फालतू के डाउट में बीच में दब जाते हैं, तो आप चिंता ना करिए। संडे को हम लोग का डाउट सेशन मतलब रहेगा सेशन संडे, और बाकी आपका डेली भी वो ग्रुप खुला करेगा जहाँ पे आपका डाउट रेजोल्यूशन हुआ करेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ऑलराइट, कल भी मैंने ऑडियो डाल के चीज़ आपको बताई थी, ठीक है। और जो भी जिसका डाउट होगा, जब मैं पूछूंगा डाउट है, देन आप पूछ लेना वहाँ पे। ऑलराइट, तो अर्ली वैदिक आप समझिए 1500 से बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, और लेटर वैदिक ये है आपका। अब ये मैंने आपको बोला कि इनको हम हिस्ट्री इसलिए बोलते हैं, फिर वैदिक एज इसलिए बोलते हैं बिकॉज वेदास कंपाइल हुए, यहाँ पे वेद बने। तो वेदा जो कंपाइल हुए तो उसमें सबसे पहले ऋग्वेद कंपाइल हुआ। अभी मैं वेदा को पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो उसमें से जो सबसे पहले वेद, चलो मैं ऋग्वेद भी नाम नहीं लेता हूँ, जो सबसे पहला वेद जो कंपाइल हुआ उसमें ये बताया गया कि ये इस सभ्यता के लोग आए कहाँ से थे। ये हड़प्पा वाले नहीं थे क्या? क्योंकि हड़प्पा खत्म हो गया। हड़प्पा कैसे खत्म हुआ, इसके पीछे की कई थ्योरीज हैं कि अर्थक्वेक, भूकंप आया, कोई लोग बोलते हैं बाढ़ आ गई थी, कोई लोग बोलते हैं कि कोई दूसरी ट्राइब आई थी जिन्होंने इनको मार डाला। बट हमारे पास क्लियर कट कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन एक वो थ्योरी जो सबसे ज़्यादा हिस्टोरियंस के द्वारा बिलीव की जाती है या फिर मान्यता प्रदान है, और इसके बारे में हमारे जो बाल गंगाधर तिलक हैं, जो बाल गंगाधर तिलक, आप में से मैक्सिमम लोगों ने नाम सुना होगा, वैसे तभी हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री में इनका नाम आएगा। इन्होंने आर्कटिक होम टू वेदास, ठीक है, आर्कटिक होम टू वेदास, इस बुक को कंपाइल किया, इस बुक को इन्होंने लिखा था, ठीक है। इन्होंने भी अपनी इस बुक में इस चीज़ को इंडो आर्यन थ्योरी को के बारे में सही माना। अभी इंडो आर्यन थ्योरी है क्या? तो इंडो आर्यन थ्योरी ये बोलती है कि आर्यन ट्राइब ने यहाँ पे रूल स्टार्ट किया, और हम जितने भी इंडियंस हैं सब इस आर्यन ट्राइब से बिलोंग करते हैं, आर्य ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और ये आर्य ट्राइब कहाँ से आई? ये सेंट्रल एशिया से आई, ये माना जाता है। ये सेंट्रल एशिया से आई। ये जो आप ये वाला रीजन देख रहे हैं, यहाँ पे रूल करती थी ट्राइब, या ये जो कंट्री है, ये तुर्की कंट्री है, टर्की जिसको आप बोलते हैं, तो यहाँ पे इसके अराउंड यहाँ पे रूल करती थी। फिर हुआ क्या, ऐसा माना जाता है, क्लियर कट चीज़ें तो किसी को भी नहीं पता बिकॉज इतनी पहले की चीज़ है, कि यहाँ पे पॉपुलेशन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगी, बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने लगी। हॉर्सेस के बारे में लोगों को पता था, हड़प्पन को नहीं पता था। हड़प्पा यहाँ पे जो रह रहे थे, ये आप लोगों ने कल देखा था, कौन है? मोदी जी नहीं है, कौन है? बियर्डेड मैन है। और ये जो हम लोग बियर्डेड मैन की जो ये पर्टिकुलर हमें मिला है, ये कहाँ से मिला था, किस साइट से, आप जरा कमेंट बताइए।
बट इन लोगों को, ये जो आर्यन पीपल थे जो यहाँ पे सेंट्रल एशिया में रहते थे, इनको हॉर्सेस के बारे में पता था और कैटल वगैरह के बारे में भी। तो धीरे धीरे इनके पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी और इन घोड़ों और जो भी ये कैटल रख रहे थे जैसे कि गाय वगैरह हो गई, ठीक है, तो इनकी भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो धीरे धीरे इनके बीच में इंटर कॉन्फ्लिक्ट्स होना स्टार्ट हो गया, ऐसा माना जाता है। और इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये लोग माइग्रेट होना स्टार्ट हुए और यहाँ से एक पर्टिकुलर सेक्ट इधर चला गया, कुछ इधर चले गए और कुछ इंडिया की तरफ आ गए। और ये जो पर्टिकुलर रूट दिखाया जा रहा है वही दिखाया जा रहा है कि ऐसे करके यहाँ पे ये इंडिया में आए। अब कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने हड़प्पन के साथ युद्ध किया, हड़प्पन को खत्म कर दिया। कुछ लोग मानते हैं कि हड़प्पा पहले ही खत्म हो चुके थे, अर्थक्वेक वगैरह जैसी चीजें आई तो उससे खत्म हो चुके थे। बट ये थोड़ी बहुत ज़्यादा इस पर बिलीव है कि ये जो ट्राइब है, आर्यन ट्राइब जिससे हम सभी बिलोंग करते हैं, वो एक्चुअल में सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके आई थी। अगेन ये काफी डिस्प्यूटेड है, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट बिलीवेबल थ्योरी में से एक है। क्लियर। और ये हमें कैसे पता चलता है? अब कुछ ना कुछ तो सोर्सेज होंगे जिससे हम ये बोलते हैं कि नहीं ये यहीं से आए हैं। ये हमें ऐसे पता चलता है, ये जो टर्की देश है, यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख इसको बोलते हैं। अभिलेख क्या होता है? जैसे कि मान लो दीवार में कुछ लिख दिया गया, उसको हम बोलते हैं अभिलेख, ठीक है। वो नहीं है ना, वो भी अभिलेख ही बोल सकते हो, तो उसी तरह का, ठीक है। दीवार में जो लिखा जाता है या फिर किसी पत्थर में लिखा जाता है उसको हम अभिलेख बोलते हैं। अभिलेख बहुत आएंगे, अशोका के अभिलेख आएंगे और भी बहुत सारे रूलर्स के आएंगे, ठीक है। तो एक टर्की में है बोगाज़काई इंस्क्रिप्शन। इस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन में पता है इंद्र, वरुण, हम सबको पता है इंद्र भगवान, ठीक है, जो अभी तो हम लोग भगवान ज़्यादा पूछते नहीं है इंद्र वरुण ऐसे करके, लेकिन आपने नाम जरूर सुने होंगे। ये नाम इस इंस्क्रिप्शन में है जो कि टर्की में मिलता है, ठीक है। तो ये माना जाता है कि ये लोग मतलब सब कॉमन लोग हैं। फिर कई सारे हमारे ऐसे शब्द हैं जो यूरोपियन लैंग्वेज में, बिकॉज अभी हमने देखा कि ये लोग एक सेक्ट यूरोप की ओर माइग्रेट कर गया और एक इंडिया की तरफ आ गया। तो यूरोप में कुछ ऐसे मतलब इंग्लिश वोकैबलरी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि इंडिया की जो वोकैबलरी है, जो संस्कृत, बिकॉज ये जो आर्यन पीपल यहाँ पे माइग्रेट करके आए फिर उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज डेवलप करी, तो उसमें वर्ड्स हमें सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स मिलते हैं। जैसे कि भ्राता, भ्राता शब्द हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? भाई के लिए, ब्रदर के लिए, ठीक है। ब्रदर इंग्लिश में होता है भ्राता एंड ब्रदर साउंड सिमिलर। ऐसे ही अगर हम बात करें सेवन और सप्त, ठीक है, सप्त और सेवन, ऑलराइट। जब हम बोलते हैं अंदर, अंदर, इनसाइड, ठीक है, वही इंग्लिश लैंग्वेज में मिलता है अंडर, थोड़ा सा सिमिलर है ये भी साउंडिंग। हाँ मुझे पता, आप बोलोगे कि अंडर का मतलब नीचे होता है, अंदर का मतलब अंदर, बट वो अंडर का मतलब रफली सिनोनिमसली सेम ही है। अंदर, अंडर, सप्त, सेवन, भ्राता, ब्रदर, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें सिमिलर साउंडिंग मिलती हैं। तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि हाँ कहीं ना कहीं ओरिजिन्स सेम रहे होंगे। इसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा के आधार पर हमने ये प्रूव किया कि हाँ कैसे ओरिजिन्स सेम रहे होंगे। क्लियर। थोड़ी सी चीज़ आपको अभी समझ में आई होगी। इसको हम यहीं पे अभी पॉज करते हैं। किस चीज़ को? ये जो यहाँ पे आए आ रहे हैं सब, इन्होंने क्या क्या किया, कैसे रूल किया और इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई, क्या इन्होंने युद्ध लड़े, वो उस पर हम पॉज मारते हैं अभी, ठीक है। हम पहले अभी पढ़ेंगे किसके बारे में? अभी ये मतलब अर्ली वैदिक काल को दिखा रहा है जहाँ पे ये लोग आर्यंस यहाँ पे आए और इन लोगों ने यहाँ पे रूल किया। इसको हम सप्त सिंधु बोलते हैं, बट इस पर अभी हम ब्रेक लगाएंगे। अभी हम पढ़ेंगे वेदास के बारे में। वो वेदास, वो टेक्स्ट जो हमें नॉलेज देता है इन वैदिक जो कल्चर के, फिर वैदिक एज के जो लोग थे उनके बारे में हमें ये नॉलेज देता है। सबसे पहली बात तो ये है, इस सबसे पहले जो वेदास की पहली बात कर लेते हैं, तो ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है हमारे, ठीक है। दीज आर दी ओल्डेस्ट टेक्स्ट। इससे पुराना टेक्स्ट हमें मिलता ही नहीं। यहाँ तक कि मतलब एक टेक्स्ट है जिसका नाम है ज़ेंडा अवेस्ता, ठीक है, एक टेक्स्ट है जिसका नाम है ज़ेंडा अवेस्ता। ये ईरानियन टेक्स्ट है, ईरान का है ये। इस माना जाता है कि इसी के टाइम जब वेदास हमारे कंपाइल हुए थे इस टाइम या फिर उससे बाद में ये कंपाइल हुआ था ज़ेंडा अवेस्ता। जो ईरान के जो पारसी लोग होते हैं ना, वो अभी भी जैसे हमारे लिए भगवद गीता है फिर वेद है, वैसे इनके लिए ज़ेंडा अवेस्ता है जो पारसी लोग होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अगर आप देखें मुंबई है ना, गोवा, गुजरात, यहाँ पे पारसी कम्युनिटी हमारी रहती है, ठीक है। तो वो पारसी कम्युनिटी ज़ेंडा अवेस्ता को ही फॉलो करते हैं, उसी को अपना एकदम बाइबल मानते हैं, ठीक है। वेदास का मतलब क्या होता है? वेदास का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, ठीक है। वेद जो है अभी किसने लिखे थे? तो पहली बात तो ये है कि वेद बोल बोल के, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको वेदा के बारे में अभी बताऊंगा कुछ बोल के, ठीक है। मान लो कि मुझे लिखना नहीं आता, उस टाइम पे मान लेते हैं लिपि डेवलप उतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, तो ये बोल बोल के चल रही थी। जैसे मैंने आपको सुना दिया, आपने अपने आने वाली जनरेशन को सुना दिया, आने वाली जनरेशन ने किसी और को सुना दिया, फिर ये बहुत बाद में जाके इनको लिखा गया, इनको कंपाइल किया गया। सो दे वर ओरली पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और क्योंकि ओरली पास की गई, इनको सुनाया जाता था, इसलिए इनको बोला हमने श्रुति। लिखा नहीं गया, बोला गया, यानी श्रुति बोलते हैं, ठीक। और ये इनको हम अपौरुषेय के नाम से भी जानते हैं। अपौरुषेय, अपौरुषेय का मतलब क्या होता है? अपौरुषेय का मतलब होता है नॉट क्रिएटेड बाय मैन, नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गिफ्टेड बाय गॉड, बट गिफ्टेड बाय गॉड, यानी कि इंसान ने इसको नहीं बनाया है, ये गॉड ने हमें गिफ्ट किया है, भगवान ने हमें गिफ्ट किया है। ये माना जाता है जो वेद हैं ये भगवान ने पढ़ के सुनाए थे, ये ऐसा माना जाता है। और वो फिर धीरे धीरे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते गए। ये जो हमारे वेदास हैं इनके सब डिविजन्स हैं, संहिता, ब्राह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद। ये क्या है सब डिविजन? समझे नहीं। देखिए जो हमारे वेद हैं उनमें कई सारे हाइम्स देखने को मिलेंगे। अब जब मैं टर्म यूज करूंगा हाइम्स, हाइम्स, ये हाइम्स क्या होता है? भजन आप ऐसे समझ लो। आपने आप में से काफ़ी लोगों ने रामायण पढ़ी होगी, है ना, अखंड रामायण होती है। एक आपने लाइन जरूर सुनी होगी, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भय आजू। सुना आपने? तो जब अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा, पहले आप पूरा एक स्टैंजा पढ़ते हो, पैरा पढ़ते हो, देन ये जो मैंने अभी लाइन बोली, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भय आजू, ये एक्चुअली मतलब हनुमान जी ने भगवान राम को मतलब वो डेडिकेट की थी कि मतलब सब भगवान की कृपा से हो रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइन है आपने एक नोटिस किया होगा, बार बार बोली जाती है, एक पैरा खत्म होता है फिर से बोली जाती है, एक पैरा खत्म होता है फिर से बोली जाती है। इसी को बोलते हैं हाइम्स। और ये जो पैरा है इनको बोलते हैं वर्सेज। इनको क्या बोलते हैं? वर्सेज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब मैं आगे इन टर्म्स का यूज करूंगा तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। इनको हम बोलते हैं वर्सेस। व्हाट आर दीज वर्सेस? तो इनको हिंदी में हम बोल सकते हैं छंद, ठीक। तो ये जो हाइम्स का कलेक्शन है सभी वेदास का, इनको संहिता बोलते हैं। तो ये क्या है? संहिता, कलेक्शन ऑफ हाइम्स, भजनों का संगठन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ हाइम्स।
व्हाट आर ब्राह्मणास? तो ब्राह्मणास में ये एक्चुअल में, अभी आप में से मैक्सिमम लोग हो सकता है पता हो, नहीं पता है तो बताता हूँ कि हम जब टाइप्स ऑफ वेदा देखेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे 4 वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं, ठीक। उन चारों वेदों का जो आखिरी चैप्टर है वो ब्राह्मणास है या फिर ब्राह्मण्स है। आखिरी चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि हर वेद के अंत में देखोगे ब्राह्मणास आपको मिलेंगे। ये है क्या? ये बताते हैं कि सैक्रिफाइसेस कैसे करनी है और रिचुअल्स कैसे परफॉर्म करने हैं। इसी चीज़ का यूज़ कर करके जो प्रीस्टली क्लास था, जो पंडित वर्ग था, उसने अपना डोमिनेशन बिठा लिया कि कोई भी तुम सैक्रिफाइस करोगे, रिचुअल करोगे, जब तक हम उसको परफॉर्म नहीं करेंगे तुम्हारे लिए तो वो सफल होगी ही नहीं। और आज भी आप देखते हैं कई जगहों में कि भाई ये लाओ वो लाओ, ठीक है, सब तो नहीं लेकिन कई जगह, जैसे मैं मतलब अपने मेरे घर के ही एक शादी थी, उसमें मैं देख रहा था पंडित जी, मैं आपको ऐसे ही किस्सा सुना रहा हूँ, इससे रिलेटेड ही है। तो पंडित जी बोलते हैं कि मतलब ऐसा कुछ होता है ना, मुझे एक्जैक्टली तो नहीं पता है, कि अगर लड़की वाले अगर मतलब कुछ एक्स अमाउंट देते हैं तो लड़के वालों को 2x अमाउंट देना होता है पंडित जी को, ऐसा कुछ होता है। तो उन्होंने क्या बोला पंडित जी ने, मतलब हम लोग लड़की वाले थे तो पापा से मेरे उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि इतना दे दो, जैसे मान लो कि 20,000 दे दो, ठीक है, 20,000 तुम दे दो और तुम्हारा हम 10,000 वापस कर देंगे बाद में तो ये लोग 40,000 दे देंगे। मतलब ऐसा था, सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ लेकिन ये रियल इंसिडेंस बता रहा हूँ। तो धीरे धीरे ये चीज़ उस समय भी डेवलप होती गई कि रिचुअल्स महंगे महंगे रिचुअल्स परफॉर्म किए जाने लगे और ये सारी चीज़ें होने लगी। अब इसका एक डाउन साइड हमें देखने को मिलेगा। पता है डाउन साइड क्या है? इसका डाउन साइड ये है कि जब गरीब लोग को लगा हमारे लिए तो ही नहीं, हम तो ये महंगे महंगे रिचुअल परफॉर्म ही नहीं कर सकते हैं, सैक्रिफाइसेस कर ही नहीं सकते हैं, ये लाओ वो लाओ, 2 गाय लाओ, ये इतनी सारी चीज़ें। तो फिर हुआ क्या, यहीं से बाकी जो धर्म है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इनका ओरिजिन चालू हो गया। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो एक्चुअल में जो उनका ओरिजिन चालू हुआ ना, वो इसी वजह से हुआ। गौतम बुद्ध हो चाहे महावीर हो, ये हिंदू धर्म से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन ये जो प्रीस्टली क्लास डोमिनेशन है ब्राह्मण्स का, उसके अगेंस्ट में जाके इन लोगों ने इन धर्म को सेटअप किया। आगे आने वाले काफी सारे राजा हैं हमारे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इन लोगों ने भी हिंदू धर्म को नहीं, जैनिज्म या फिर बुद्धिज्म को अपना, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को और अशोक ने बुद्धिज्म को ऐसे आजीविका सेक्टर भी आई। वो क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हमें जनता का दिल जीतना है तो हमें इन जो धर्म है जो कि बहुत ज़्यादा रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस पे बिलीव नहीं करते महंगे महंगे, उनको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ही जब लेटर वैदिक एज आती है रफली 600 BC तक, तो इन उपनिषद को कंपाइल किया गया। किस लिए? ये बताने के लिए कि ये अगर आपको मोक्ष अटेन करना है, हर धर्म का यही गोल होता है मोक्ष अटेन करना है, तो सैक्रिफाइसेस और रिचुअल करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, आप नॉलेज गेन करो, नॉलेज से ही आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो मतलब आपको ये बोल सकता हूँ कि अब आगे अपने लाइन पे एक तरह से मैं इस स्टेटमेंट को अगर यूज़ कर सकता हूँ तो मतलब जब इनको ये लगा हिंदू धर्म में कि अब तो यार हमारा पावर तो खत्म हो रहा है, अब तो हमारी मतलब ज़्यादातर लोग तो डेविएट कर रहे हैं जैनिज्म बुद्धिज्म की तरफ, तब इनको लगा कि अब जरूरत है कि ये सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स की तरफ से ध्यान हटाया जाए और बाकी किसी चीज़ में लगाया जाए। तो इन लोगों ने बोला अगर मोक्ष अटेन करना है तो नॉलेज पे ध्यान देना है, इसलिए उन्होंने उपनिषद कंपाइल किए। तो अब समझिए उपनिषद क्या है, ये भी एंड ऑफ द वेदास में दिया हुआ है। एंड व्हाट आर दीज अरण्यका, हिंदी में भी इनको यही बोलते हैं, अरण्यका संहिता और ये सब, ठीक है। अरण्यका वो हैं कि अगर ये उन लोगों को परफॉर्म करने होते हैं सैक्रिफाइसेस या रिचुअल जो लोग जंगल में रह रहे हैं, जिनको हम हर्मिट्स बोलते हैं। हर्मिट्स कौन होते हैं? जो लोग जंगल में रहते हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं। हर कोई तो जंगल में जा नहीं सकता, इसलिए हर कोई रिचुअल परफॉर्म कर नहीं सकता है, तो अरण्यकाज उनके लिए हैं जो जंगल में रहते हैं। तो सब डिवीजन ऑफ वेदास आपने समझ लिया है क्या? अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वेदास पे। 4 टाइप्स हमारे वेदा के, ठीक। 4 टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा ऋग्वेद, ठीक है। वेद थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो ये हमारे सबसे पहले आता है ऋग्वेद। अब इस ऋग्वेद और एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ अगर मैं बात करूँ, वैसे तो उपनिषद अभी हम डिस्कस करेंगे, कुछ उपनिषद जो हैं इसके अंदर उनको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट एक चीज़ ध्यान रखना, इन्हीं उपनिषद को हम वेदांत के नाम से जानते हैं। वेदांत क्यों? क्योंकि वेदों का अंत उपनिषद से ही होता है। ब्राह्मण्स लास्ट में थे, उपनिषद तो उसके बाद कंपाइल किए गए ना, तो वो तो उनसे भी लास्ट में आएंगे। तो जो वेदों का अंत होता है वो उपनिषद से ही होता है, इसे ध्यान रखना कि उपनिषद को ही वेदांत बोलते हैं। वेदांग अलग होता है, वेदांत ये बात कर रहा हूँ। वेदांग क्या होते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा, उस पर भी एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछे गए, पीवाईक्यूज लास्ट में करेंगे। और वेदांत होता है वेदों का अंत, यानी उपनिषद, जो कि 600 BC में कंपाइल हुए। उपनिषद की अगर बात करें, टोटल अराउंड रफली 108 ट्रेडिशनल उपनिषद है, जिसमें कि प्रिंसिपल मुख्य उपनिषद 10 हैं। मुख्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी जो कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद उनको डिस्कस करेंगे हम लोग, जो हर वेद में दिए हुए हैं। मैंने बताया उपनिषद क्या है, जो हर वेद के अंत में दिए हुए हैं, ब्राह्मणास के भी लास्ट में दिए हुए हैं। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है और सबसे लार्जेस्ट भी है। कितनी हाइम्स हैं इसमें टोटल? हाइम्स वही जो अभी मैं बता रहा था आपको, प्रभु की भया ना, वही तो उसी को हाइम्स बोलते हैं। टोटल 1028 हाइम्स हैं इसमें। और अगर हम यानी कि भजन और छंद की बात करें, वर्सेस की बात करें, टोटल 10,600, कहीं कहीं पे आई थिंक 10,580 भी लिखा होगा, बट रफली इतनी है, ठीक है। इतनी हमारी एग्जैक्टली नंबर तो शायद नहीं पूछता है, हाइम्स का पूछ सकता है बट वर्सेस का नहीं पूछता है। इन हाइम्स को जो रिसाइट करता है, इनको जो बोलता है, उसको बोलते हैं होत्री। क्या बोलते हैं उसको होत्री के नाम से जानते हैं, क्लियर। यहाँ पे हमें, और ये भजन किसके बारे में है? ये भजन है जो हमारे भगवान लोग हैं, जो डीटीज जिनको हम बोलते हैं। डीटीज मतलब जो भगवान लोग हैं, और वो भगवान कौन है? इंद्र, अग्नि, विष्णु, वरुण, ये सब कैसे भगवान है अभी हम देखेंगे। सब नेचर गॉड है। तब ऐसे मूर्ति वगैरह नहीं होती थी। इंद्र मतलब इंद्र को भगवान, यानी जो रेन। अब इंद्र को क्यों भगवान मानते थे? जो कि हमें भोकाजाकी जो टर्की में इंस्क्रिप्शन है उसमें भी मिलता है। रीजन उसका ये है कि ये लोग, देखो सिंपल सा रीजन है, अब जिससे आप डरोगे उसी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कल रिजल्ट आने वाला है सीजीएल का, ठीक है, फाइनल रिजल्ट आने वाला है, और अभी जैसे अभी तो रिजल्ट आया नहीं सीजीएल 2023 का, काफ़ी लोग उम्मीद कर रहे हैं, मतलब काफ़ी लोग प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट का कॉल आया था, ठीक है, एंड शी वाज सेइंग कि सर मेरे लिए प्रेयर करिएगा कि अरे इतनी रैंक आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल करेंगे। आप सोचिए, अगर मान लेते हैं कि उनकी वो सोच रहे हैं कि मेरी अंडर 200 रैंक आ जाए, मतलब उन्होंने ये सोच रखा है कि भगवान से पूछा, वैसे उनकी 300 के अंदर तो आ जाएगी, अंडर 200 उनको चाहिए। तो मान लो कि उनकी रैंक आ गई 150। अब आपको लगता है कि भगवान की उतनी इज्जत होगी अब?
नहीं होगी। अभी वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ये लोग पहले उस जगह से आए थे, आर्यंस लोग, जहाँ उतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती थी, इसलिए ये लोग इन भगवान को पूजा करने लगे। अभी हम देखेंगे जब ये लोग ऐसे रीजन में पहुंचेगा जहाँ बारिश होने लगी, इंद्र वगैरह की पूजा छोड़ दिया। हम करते हैं इंद्र की पूजा, नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये खैर इन लोगों की डिटेल्स इनके बारे में हाइम्स हैं। राइट, इसी में हमें एक सेकेंड, इसी में हमें गायत्री मंत्र भी देखने को मिलता है। ऋग्वेद में ही हमें गायत्री मंत्र देखने को मिलता है, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, है ना, आपने पूरा तत्सवितुर्वरेण्यम ऐसे करके पूरा है ना गायत्री मंत्र। काफ़ी मतलब ऐसा बोला जाता है कि अगर इसको 108 टाइम्स आई थिंक ऐसा कुछ है रिसाइट किया जाए तो काफ़ी इसके पावरफुल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इसको गायत्री मंत्र, ये एक्चुअल में इसको किसने कंपोज किया था? तो विश्वामित्र ने, ठीक है। जो सेज विश्वामित्र थे उन्होंने इसको कंपाइल किया था। अब ये जो ऋग्वेद है ना, ये ऐसा नहीं कि कोई एक किताब है ना, ये 10 किताबों से मिलकर बना हुआ है। 10 किताबें, और उन 10 किताबों को हम मंडल बोलते हैं। तो ये 10 मंडल से मिलकर बना हुआ है ऋग्वेद। उसमें से जो तीसरा मंडल है वो गायत्री मंत्र के बारे में मेंशन करता है। थर्ड मंडल मेंशंस अबाउट द गायत्री मंत्र। क्लियर? ऐसे ही 10वां मंडल है, 10th मंडल है, 10वां नंबर का मंडल। और मंडल की अगर मैं बात करूं, जैसे कि बुक्स हैं, तो ये माना जाता है कि इनमें से 2nd नंबर से लेकर 7th नंबर तक के जो मंडल हैं, ये जो मंडल हैं ये सबसे पहले बने थे, और पहला 8वां 9वां 10वां ये बाद में बने थे। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया अगर क्वेश्चन पूछ ले तो, ठीक। 10th मंडल की अगर बात करें 10वें मंडल में, तो इसमें पुरुष और शुक्ता के बारे में मेंशन है। अब ये पुरुष और शुक्ता क्या होता है? यानी कि एक ऐसे कॉस्मोपॉलिटन या फिर कॉस्मिक मैन की बात कही गई है जिससे कि पूरा संसार बना है, पूरा यूनिवर्स इसी एक कॉस्मिक मैन से क्रिएट हुआ है। यहाँ तक कि जो 4 वर्ण है हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, वो भी इसी कॉस्मिक मैन के बॉडी पार्ट से ही क्रिएट हुआ है। ये कोई कॉस्मिक मैन है जिसकी सैक्रिफाइस से पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ, और इसके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट हैं ये डिफरेंट वर्णास को इंडिकेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो मुख है, माउथ है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये ब्राह्मणास को, ठीक है, ब्राह्मण्स को। अगर हम बात करें जो आर्म्स हैं, यानी कि जो हाथ हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं क्षत्रिय क्लैन को या फिर क्षत्रिय वर्ण को। और जो आपके थाइज हैं, जो जांग हैं, ठीक है, थाइज, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वैश्य को। और जो हमारे फीट हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? शूद्र को। और हमें पता है कि आगे चल के ये लोग क्या करते थे, जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ने क्या, इनका ये मेन काम था कि चलो वो तो हम अभी बाद में देखेंगे कि किस तरह से डिवीजन था, मतलब काम के बेसिस पे था या फिर जन्म के आधार पे था, कैसा ये वर्ण सिस्टम था। बट अभी बता दूं चतुर्वर्ण सिस्टम था ये, ठीक है, 4 वर्णों में डिवाइडेड था और ये काम के बेसिस पे था। ये अभी हम आगे चीज़ें देखेंगे, बट अभी के लिए इतनी चीज़ें कि 10वें मंडल में पुरुष शुक्ता के बारे में मेंशन है और इसमें 4 वर्ण के बारे में बताया गया है, ठीक है। 4 वर्ण के बारे में ये बताया गया कि जो कॉस्मिक मैन है उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट से ये हमारे जो 4 वर्ण है वो क्रिएट हुए हैं। ऑलराइट, आते हैं अगले वेद पे, एंड दैट इज 2nd नंबर का। और ये आपका, और एक चीज़ और, जैसे 10वां मंडल बात किया, से आपका एक 9वां मंडल भी है, 9th मंडल, जिसमें कि भगवान सोम के बारे में मेंशन्ड है, लॉर्ड सोम। और ये जो भगवान सोम है, इनको गॉड ऑफ प्लांट कंसीडर किया जाता है, गॉड ऑफ प्लांट्स। और इन्हीं प्लांट से मिला के एक ड्रिंक बनाई जाती है जिसको हम सोम रस नाम जानते हैं। और ये सोम रस जो है, कोई वो मत कंसीडर करना, काफी लोग बताते हैं कि इंटॉक्सिकेंट है। इंटॉक्सिकेंट मतलब समझ रहे हैं आप, वो नहीं है ये एनर्जी ड्रिंक है। इट इज लाइक रेड बुल और स्टिंग। सोम रस, जिसको पढ़ के जो वेद रिसाइट करने वाले जो हमारे होत्री मान लेते हैं, ये एकदम नाजायज हो जाते थे। जो वेदास सुनने वाले लोग थे वो एकदम नाजायज होकर और लंबे आवाज तक सुनते थे, है ना। तो सोमरस लीजिए, रेड बुल नहीं। तो सोमरस एक तरह का एनर्जी ड्रिंक था, ठीक है, जो कि लॉर्ड सोम के नाम पर आधारित था। और ये 9th मंडल में भगवान सोम के बारे में चर्चा है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वेद की, एंड दैट इज सामवेद। आई होप यहाँ तक सभी को चीजें क्लियर होंगी। एक बार मुझे सामवेद बता लेने दीजिए, ठीक है। सामवेद और यजुर्वेद हम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा, ठीक है। सामवेद की अगर हम बात करें तो इट इज द ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक। तो ये बुक है आपकी किस पे? म्यूजिक पे। एक चीज ध्यान रखना, 4 वेद मैंने बताया, ऋग्वेद पहला है, और ये जो पहला वेद है यही कंपाइल हुआ था अर्ली वैदिक पीरियड में। 2 वैदिक पीरियड बताया मैंने, अर्ली और लेट, पूर्व और उत्तर। तो पूर्व वाले में अर्ली जो वैदिक एज है हमारा, यानी कि 1500 से लेकर 1000 BC, ऋग्वेद ही कंपाइल हुआ, मतलब ऋग्वेद ही बस था। जो बाकी के वेद हैं तीनों जो मैं आगे बता रहा हूं, ये लेटर वैदिक में आए, बाद में आए थे, ठीक है। तो इसीलिए जो अर्ली वैदिक एज है इसको हम ऋग्वैदिक एज भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बारे में सिर्फ ऋग्वेदा में ही मेंशन है, बाकी वेदों में मेंशन नहीं है। बट फिर भी हम 4 वेद एक साथ पढ़ेंगे। इट इज द ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये बुक है किस पे? म्यूजिक पे, संगीत पे आधारित ये किताब है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ चैंट एंड मेलोडीज, जो कि यज्ञ के टाइम पे गाई जाती हैं, यज्ञ जब परफॉर्म किया जाता है। इसमें टोटल आपके 2 उपनिषद हैं। इसमें टोटल कितने उपनिषद हैं? 2 उपनिषद हैं। जो प्रिंसिपल मैंने उपनिषद कितने बताए थे? मुख्य उपनिषद 10 हैं, उसमें से 2 इसमें छंदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये म्यूजिक पे बुक है ये, ठीक है, और इसमें 2 उपनिषद हैं, बस बात खत्म। 3rd हमारा वेद है और उसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद, अब यजुर्वेद में क्या दिया हुआ है? तो यजुर्वेद में दिया हुआ है इट इज अ कलेक्शन ऑफ मंत्रास, ठीक है, कलेक्शन ऑफ मंत्र। इसमें मंत्र दिए हुए हैं। मंत्र किस लिए दिए हुए हैं? जो आपको यज्ञ के टाइम पे बोलने हैं, तभी आपका जो यज्ञ है या फिर जो सैक्रिफाइस है वो सफल होगा। इसमें यज्ञ दिए, मतलब इसमें मंत्र वगैरह दिए हुए हैं, और मंत्रों को उच्चारण वगैरह कैसे क्या करना है वो हम देखेंगे, वेदांगाओं में दिया हुआ है, वेदांगास में, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये कलेक्शन ऑफ मंत्र है, सिंपल। यहाँ बहुत ज़्यादा मैं नहीं लिखा रहा हूँ, जितना से आपका क्वेश्चन बन जाएगा सिर्फ उतना लिखा रहा हूँ, नहीं तो फिर उस बहुत ज़्यादा से फिर कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है, ठीक है। इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इन 2 सेक्शंस। और ये 2 सेक्शन कौन कौन से हैं? डिवाइडेड इन 2 सेक्शंस। और ये 2 सेक्शन हमारे कौन से हैं? एक है शुक्ल यजुर्वेद
और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यूजुअली ब्लैक को डिनोट करता है, शुक्ल जो है व्हाइट को डिनोट करता है। ठीक, जो आपका सतपथ ब्राह्मण है, ब्राह्मण अभी मैंने बताया था ब्राह्मण है क्या, ब्राह्मण जो हमारे वेदास के लास्ट में जो जिसमें कि सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स के बारे में लिखा हुआ है, तो इसी में ही आपका सतपथ ब्राह्मण भी दिया हुआ है। तो इट कंटेन्स सतपथ ब्राह्मणा। ठीक है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्राह्मणाज है में एक है सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद कौन कौन से वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, या यहीं पे लिख लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो उपनिषद हैं इसके कौन कौन से हैं। बृहदरण्यका, ठीक है, जो कि सबसे पुराना उपनिषद है। बृहदरण्यका ये सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है, ओल्डेस्ट। एंड और भी है, जैसे कि आपका इसमें कठ उपनिषद भी है, कठ उपनिषद। अब अगर मैं बात करूं कठ उपनिषद की, तो इस पर्टिकुलर उपनिषद में स्टोरी दी हुई है नचिकेता की। बस आपको इतना याद रखना है कि एक नचिकेता था, एक बहुत पावरफुल जो किंग थे, उनका बेटा था, और उसकी स्टोरी दी हुई है इसमें नचिकेता की, किसमें, कठ उपनिषद में। अब आते हैं अपने आखिरी वेद पे, एंड दैट इज फोर्थ एंड द लास्ट, एंड दैट इज अथर्ववेद। ये सबसे लास्ट में कंपाइल किया गया, पहले तो इसको वेद माना ही नहीं जाता था, बट अभी माना जाता है इसको वेद। ठीक है, ये जैसे कि हमारा ऋग्वेद 10 में बटा हुआ, 10 मंडल में, ऐसे ये डिवाइडेड है, डिवाइडेड इनटू 20 खंड, मतलब वो 10 मंडल में बटा हुआ है और ये 20 खंड में बटा हुआ है। इसको हम बोलते हैं वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूले, मतलब कि जादू टोना वाला मैजिकल फॉर्मूले। जादू टोना मतलब इसमें आपकी दी हुई है चार्म्स, बोलते हैं इसमें दी हुई है चार्म्स एंड स्पेल्स दिए हुए हैं, जो डेली लाइफ में, डेली जो रोजमर्रा की हमारी समस्याएं होती हैं। रोजमर्रा की समस्याएं क्या होती हैं, एग्जाम पास करवा दो, पैसा दिलवा दो, वशीकरण करवा दो, ये सारी चीजें जो है अथर्ववेद में दी हुई है। इसके लिए आपको हर चीज के सोल्यूशन मिल जाएंगे, जो भी मैंने चीज बोली। तो रोजमर्रा यानी कि जो हमारी डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए हमारे यहाँ पे मंत्र दिए हुए हैं, मैजिकल फॉर्मूले दिए हुए हैं, स्पेल्स दिए हुए हैं, वो हमें बोलना है और बस वशीकरण हो जाएगा। फालतू में तुम ठीक है, फालतू में जो है तुम अभी तक एफर्ट मार रहे थे, अथर्ववेदा पढ़ो, सारे एफर्ट जो है तुम्हारे कम हो जाएंगे, है ना। इसमें अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे उपनिषद दिए हुए हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से उपनिषद हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना मंडूका, ठीक है, मंडूका उपनिषद। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है सत्यमेव जयते, ट्रूथ ओनली प्रिवेल्स, सत्यमेव जयते, जो कि हमारा नेशनल एम्ब्लेम है, उसके नीचे लिखा भी हुआ है ना, सत्यमेव जयते। इसी का पार्ट है महा उपनिषद। और ये महा उपनिषद क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी G20 समिट हुआ था और इसका मोटो क्या था, वसुधैव कुटुंबकम। तो जो वसुधैव कुटुंबकम है वो महा उपनिषद से ही लिया गया है। वसुधैव यानी कि होल वर्ल्ड, कुटुंबकम होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। इज दैट क्लियर। अब जो स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी क्या होती है, अभी एक बार पहले ये बताओ, यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है, किसी का कोई डाउट हो यहाँ तक बता दो। रातों रात करोड़पति, बिल्कुल काजल, हाँ। हितेश जादू टोना हाँ एकदम, तो मतलब जादू टोना नहीं बोल सकते हो, क्लियर है ना सभी को यहाँ तक। हाँ, तो जो भी फिलोसफी क्या होती है, ज़्यादा फिलोसफी मत झाड़ो, बोलते हैं ना, फिलोसफी का मतलब होता है जो डीप नॉलेज जो निकाल के लाता है, दैट इज कॉल्ड एज फिलोसफी। तो इन वेदाओं, जो वेद है हमारे, इनमें जो मानता था, जो इनको मानते थे, उनको हम बोलते थे, उन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी को बोलते थे ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, ऑर्थोडॉक्स। और जो नहीं मानते थे, जो मानते थे उनको ऑर्थोडॉक्स बोलते थे, और जो नहीं मानते थे उनको हीट्रोडॉक्स बोलते थे, जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म। ठीक है, ये जो धर्म है, अभी इनके बारे में तो सभी ने सुना होगा, आजीविका भी सुनोगे आगे चल के। ठीक है, आजीविका हो गया, चारवाक हो गए, ये सब हीट्रोडॉक्स थे, ये नहीं बिलीव करते थे वेदास पे, तभी तो इन लोगों ने अपना अलग धर्म बनाया। और जो बिलीव करते थे वो स्कूल्स ऑफ फिलोसफी यहाँ पे लिखे हुए हैं, 4 ये हैं और 2 ये हैं, टोटल 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। इनके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि इनको किसने प्रोपाउंड किया था, दिया किसने था। तो संघ स्कूल ऑफ फिलोसफी के प्रोपाउंडर थे कपिल, ऐसे याद कर लो, कोई दोस्त तुम्हारा कपिल, वो शंख बजाता है। ठीक, न्याय गौतम, ऐसे याद कर लो, जो गौतम गंभीर है वो सबको न्याय दिलाते हैं, है ना। गौतम गंभीर बोलते रहते हैं ना कि एक ही प्लेयर की बड़ाई करते रहोगे 24 घंटे, तो वही लगेगा कि सारा काम तो वही कर रहा है, बाकी जो 10 प्लेयर्स हैं उनको कभी कुछ नाम ही नहीं आएगा। तो ये क्या करते हैं, गौतम जी सबको न्याय देने का काम कर रहे हैं, गौतम गंभीर, है ना, कि सिर्फ विराट कोहली का नाम नहीं होगा, सबका नाम होना चाहिए। ठीक है, तो गौतम जी जो न्याय दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें ये मतलब न्याय जो फिलोसफी है, इसमें साइंटिफिक अप्रोच की बात कही जाती है। इसमें ये बोला जाता है कि हर कोई भी वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी है जिसमें कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, ये बोला गया न्याय फिलोसफी में। वैशेषिका को कन्नड़ ने दिया था, ये यूजुअली इस तरह का क्वेश्चन मैचिंग में पूछा जाता है। इसमें एटम्स के यानी परमाणु के बारे में बात हुई है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो न्याय और वैशेषिका साइंटिफिक लाइंस में है, और इसी वजह से बाद में ये मर्ज भी हो गए। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि कौन सा स्कूल ऑफ फिलोसफी फिजिक्स पे बेस्ड है या फिर एटम्स पे बेस्ड है, तो वैशेषिका आंसर होगा, जिसको कन्नड़ ने प्रोपाउंड किया था। योग सभी लोग जानते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, पतंजलि, है ना, पतंजलि बाबा रामदेव वाला योग है ना, तो ये भी आपको याद हो गया, ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया। ठीक है, कन्नड़ भी याद कर लीजिएगा। उत्तर मीमांसा, जिसको कि वेदांत के नाम से भी जानते हैं, इसको प्रोपाउंड किया था बद्रायन ने। ठीक है, बद्रायन ने। इसमें क्या दिया हुआ है, वेदांत, वेदों का अंत, याद करो क्या, उपनिषद। तो इसमें फिलोसफिकल टीचिंग्स दी हुई हैं, किसकी, उपनिषद की, फिलोसफिकल टीचिंग्स ऑफ उपनिषद। कितना आसान याद करना, वेदांत हम लोग याद कर गया। एंड द लास्ट इज पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा इसके प्रोपाउंडर थे जैमिनी। इज दैट क्लियर। यहां तक किसी कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी से। अब हम आएंगे वेदांगास पे। अब ये वेदांगास क्या है, वेदांत अलग है, वेदों का अंत, वेदांगास अलग है। वेदांगास हमारे टूल्स हैं टू अंडरस्टैंड वेदास, टूल्स टू अंडरस्टैंड वेदास। अगर हमें वेद समझने हैं
तो इन टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा। शिक्षा यानी कि स्टडी ऑफ इसको हम बोलते हैं फोनेटिक्स, स्टडी ऑफ फोनेटिक्स। मतलब फोनेटिक्स क्या होता है? फोनेटिक्स होता है कि किसी कोई, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला प्रभु, तो इसका साउंड क्या होगा? तो साउंड की नॉलेज पहले तो रखो, तब तुम्हें वेदा समझ में आएगी कि किस साउंड का मतलब क्या होता है। कल्प होता है स्टडी ऑफ प्रैक्टिसेस, स्टडी ऑफ प्रैक्टिसेस, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं रीत भी बोल सकते हैं कि कोई चीज़ कैसे करनी है। व्याकरण क्या है? स्टडी ऑफ ग्रामर, सिंपल, जो ग्रामर की स्टडी है, क्योंकि आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज ये सारे किसमें कंपाइल किए गए थे? आर्यंस की लैंग्वेज थी संस्कृत, उसी में कंपाइल किए गए थे, तो संस्कृत ग्रामर का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। निरुक्त क्या बोलता है? स्टडी ऑफ एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है? शब्दों का ज्ञान, ठीक है। एटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्दों का ज्ञान। अभी खत्म नहीं हुए हैं, ज्ञान को कैसे लिखेंगे? ऐसे, है ना, शब्दों का ज्ञान। टोटल 6 वेदांगा है, ध्यान रखना, 6, इसमें 4 ही लिखे ना, चलो 2 और मैं लिखता हूँ यहाँ पे। निरुक्त हो गया, और एक सेकंड, शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, हाँ 2 और बचे आपके। एक तो ज्योति है, ठीक है, ज्योति, और एक है आपका, एक ज्योति और एक, हाँ, छंद है, ठीक है, छंद, ज्योति और छंद। टोटल ध्यान रखना 6 वेदांगाज हैं, टोटल 6। इस पे भी आई थिंक क्वेश्चन आ चुके हैं, बाकी तो भी पीवाईक्यूज देखेंगे तो पता चली जाएगा। ज्योति मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट, एंड छंद का मतलब होता है स्टडी ऑफ पोइटिक मैटर, स्टडी ऑफ पोइटिक मैटर, यानी कि जो थोड़े से काव्य जो स्टाइल लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि जो खासकर जो सामवेद में जो पोइटिक मैटर लिखा हुआ है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये टोटल 6 वेदांगाज हैं, विच आर टूल्स टू अंडरस्टैंड दी वेदा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योति और छंद। ज्योति और व्याकरण तो याद सभी को हो गया होगा, व्याकरण मतलब ग्रामर होता है और ज्योति मतलब लाइट होता है। बाकी आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा मतलब फोनेटिक्स, कल्प मतलब जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं, और निरुक्त का मतलब होता है एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी मतलब शब्दों का ज्ञान। ऑलराइट, बस पानी ग्रहण कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो पूछ लेगा। सर ये है वेदांग, बिल्कुल वेदांगा और आपके वेदांता अलग होते हैं ना। अब आते हैं जहाँ पे छोड़े थे अभी, आर्यंस और आर्यंस का रूल। आर्यन यहाँ पे आ गया ना, पहुँचा दिया ना। अब आर्यन थे कौन? हमने ये भी डिस्कस कर लिया था, ये थे कौन, इनका ओरिजिन हमें कहाँ पे मिलता है, इनके बारे में पता चलता है ऋग्वेद में, क्योंकि आपको मैंने बताया कि सिर्फ एक ही वेद है जो कि अर्ली वैदिक एज के बारे में बताता है, जो कि हमें पूर्व जो वैदिक काल इसके बारे में बताता है, वो है ऋग्वेद, ठीक। इसका सोर्स नॉलेज का ऋग्वेद। अभी हमें पता कैसे चलता है कि ये इस पर्टिकुलर रीजन, जो ये पर्टिकुलर रीजन यहाँ पे दिखाया गया है, इसी में रूल करते थे, बिकॉज इस ऋग्वेद में हमें कुछ शब्द देखने को मिलते हैं। हिमवंत, हमें इसमें एक शब्द देखने को मिलता है मुंजावत, और ये किसके लिए रेफर किए गए हैं? हिमवंत की अगर बात करें तो ये हिमालय के लिए रेफर किया गया है, हिमालय के लिए। जो मुंजावत है ये हिंदू कुश जो माउंटेन रेंज है, ये इसके लिए लिखा गया है, इसके लिए संस्कृत वर्ड का यूज़ किया गया है, ये यहाँ पे पड़ता है आपका हिंदू कुश माउंटेन रेंज, ठीक। तो इससे हमें पता चलता है कि अर्ली वैदिक एज के लोग कहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे? सप्त सिंधु में। दे वर कन्फाइंड टू सप्त सिंधु। व्हाट इज दिस सप्त सिंधु? 7 नदियों का जो सिंधु था, जो 7 नदियाँ जहाँ पर लोकेटेड थी उसको हम बोलते हैं सप्त सिंधु। कौन सी हैं 7 नदियाँ? ये हैं इंडस, और इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, झेलम, चिनाब, रावी, ठीक है, ब्यास, यहाँ पे ये तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ब्यास, सतलज, ठीक है, एंड सरस्वती, सतलज एंड सरस्वती। अब यहाँ पे पता है इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये कि इन रिवर्स को इस तरह से मेंशन नहीं किया गया है एक्सेप्ट सरस्वती। इनके संस्कृत नाम लिखे हुए हैं, इनके पुराने नेम लिखे हुए हैं, इनके एंशिएंट नेम लिखे हुए हैं। इंडस को हम बोलते हैं सिंधु, और ये पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। ये जो फर्स्ट बैच वाले होंगे जानते होंगे, ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ा रखा है, और जो आगे आने वाले ज्योग्राफी में फिर से आपको पढ़ाऊंगा जब हम लोग इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे, सिंधु नदी और इसकी सारी नदियाँ देखेंगे। झेलम को हम जानते हैं वितास्ता नाम से, किस नाम से? वितास्ता। चिनाब को जानते हैं अस्किनी नाम से, अस्किनी, ठीक है, मतलब लिखा गया है वैदिक टेक्स्ट में। रावी को पुरुषनी, ठीक है। ब्यास को विपाशा, कितना आसान है ब्यास को याद करना, ब्यास और विपाशा सेम साउंड कर रहे हैं। रवि और पुरुषनी, रा भी आ रहा है, जब पुरुषनी को बोलते तो रा रहा है, सिंधु में रा है, वितास्ता में रा है, अस्की में रा है, नहीं है, ठीक है, पुरुषनी, तो रा से रावी, पुरुषनी। सतलज, शुतुद्री, ऐसे सतलज, ऐसे शुतुद्री, ठीक है, और सरस्वती, सरस्वती के नाम पे मेंशन है, ठीक है। तो ये हमारी 7 नदियां हैं, और ये पर्टिकुलर रीजन है जो यहाँ पे आप अपनी उस पर देख पा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पे उनके एंशिएंट नेम ही मेंशन है ना, वितास्ता, अस्किनी, पुरुषनी, विपास, शुतुद्री, सरस्वती, ये सारे नाम हैं। यमुना और गंगा नहीं है। अब हुआ क्या, जब ये लोग यहाँ पे आए, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि इन लोगों के बीच में एक युद्ध हुआ। क्या इन लोगों के बीच में हुआ? युद्ध हुआ, और वो युद्ध किस नदी किनारे हुआ? रावी नदी के किनारे हुआ, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसको पर्टिकुलर को बोलते हैं 10 राजन वॉर। 10 राजन क्यों बोलते हैं? बिकॉज 10 राजाओं के बीच में ये युद्ध हुआ। 10 राजा ये कौन थे? तो ये जो 10 राजा थे, ये एक्चुअल में जो आर्यंस यहाँ पे आए थे ना, ये कबीलों में बट गए थे, ट्राइब्स में बट गए थे। तो उन्हीं में से एक ट्राइब थी, मैं पहले देख लेता हूँ कौन सा कलर यहाँ पे अच्छे से फिट बैठ रहा है। आई थिंक रेड ही सही बैठेगा, है ना, रेड ही सही बैठेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं ना, तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा इसको, राइट। तो ये किसके बीच में हुआ? भरत वर्सेस, भरत ट्राइब थी, ठीक है, वर्सेस कन्फेडरेसी ऑफ 7 ट्राइब, यानी कि 7 ट्राइबों का एक जोड़ा था जिसको लीड कर रहा था, ठीक है। कॉन्फेडरेसी थी, मतलब एक जोड़ा था जिसको लीड कर रहा था, एक ट्राइब थी पुरुष ट्राइब, उसका राजा लीड कर रहा था, ठीक है। और भरत ट्राइब से सुदास करके एक थे, वो लीड कर रहे थे। तो ये माना जाता है ये जो युद्ध है
कब फॉट किया गया ये तो एक्जैक्टली किसी को नहीं पता है, लेकिन माना जाता है कि ये पुरुषनी यानी कि जो रावी नदी है उसके किनारे लड़ा गया। बस हमें इतना याद रखना है कि इट वाज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ पुरुषनी रिवर, जिसको हम रावी के नाम से भी जानते हैं। और ये इसमें कौन मतलब विक्टोरियस होकर एमर्ज आया, तो यहाँ पे मतलब भरत ट्राइब जो है जीत गई थी। और फिर बाद में माना जाता है कि फिर बाद में दोनों मर्ज हो गए थे। भरत ने तो मतलब जीत लिया, फिर पुरुष को भी मर्ज कर लिया, और फिर आगे ये लोग आगे और मतलब बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें 10 राजन वॉर के बारे में बताना चाहिए। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं यहाँ की सोसाइटी के बारे में। तो यहाँ की जो सोसाइटी थी ये 4 वर्णों में विभाजित थी। वही जो 4 वर्ण हमने डिस्कस किए थे, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन ध्यान रखना ये जो अभी क्लासिफिकेशन था ये वॉज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन, यानी कि जो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जैसे अगर मैं पर्सनली अगर खुद की बात करूँ तो वैसे मैं मतलब राजपूत से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, मतलब क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दिस चतुर्वर्ण सिस्टम जो अर्ली वैदिक एज में था, मैं ब्राह्मण हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ। लेकिन एक्चुअल में तो वैसे मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन वैसे मैं ब्राह्मण हुआ इसके हिसाब से। तो ये मतलब एक मेरे अकॉर्डिंग अच्छा सिस्टम है कि आपके प्रोफेशन के हिसाब से होना चाहिए, है कि नहीं। तो इट वॉज बेस्ड ऑन प्रोफेशन, और या फिर इसको ऑक्यूपेशन बोल सकते हैं। ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन फिर बाद में हम देखते हैं कि मतलब खराब हो गया सिस्टम, जो कि नहीं होना चाहिए था। खैर, तो ये प्रोफेशन पे बेस्ड था, ये हेरिडिटरी नहीं था, इट वाज नॉट हेरिडिटरी। यानी ऐसा नहीं है कि अगर जैसे अब जैसे अगर मैं खुद को अभी मैंने बोला ना कि वैसे मैं क्षत्रिय क्लान से बिलोंग करता हूँ, किस बेसिस पे मैंने बोल दिया ये, क्योंकि मेरे पापा थे, मेरे बाबा थे, उनके बाबा थे, तो इस तरह से मैंने हेरिडिटरी बेसिस पे बोल दिया। ठीक है, लेकिन अर्ली वैदिक एज में हेरिडिटरी नहीं था, इट वॉज नॉट हेरिडिटरी। ऑलराइट, फिर मैं अगर बात करूँ तो इस टाइम पे नो चाइल्ड वर्शिप, मतलब बहुत अच्छी सोसाइटी थी एक तरह से बोल सकते हैं। चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी यहाँ पे, विडो रीमैरिज पॉसिबल थी। विडो रीमैरिज कैसे होती थी कि अगर जैसे कि विडो रीमैरिज में था कि जो हस्बैंड का यंगर ब्रदर है उससे मैरिज हो सकती है, और इस मैरिज को हम बोलते हैं नियोग। नियोग का मतलब क्या है? नियोग शब्द मेंशन ऋग्वेद में, इसका मतलब है कि जो विडो है वो अपने हस्बैंड के यंगर ब्रदर से मैरी कर रही है, दैट इज विडो रीमैरिज। जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हमें पता है कि बाद में हमारी सोसाइटी इतनी खराब हो गई, जब सती प्रथा चल रहा था, जब विडो रीमैरिज पॉसिबल नहीं थी, तब हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसी ऋग्वेद का हवाला देते हुए बोला कि देखो यहाँ पे भी मेंशन है कि विडो रीमैरिज होती है, ये कोई गलत बात नहीं है ये। ठीक है, तो 1856 में जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे इस चीज़ को। ठीक, ये फिर विडो रीमैरिज फिर से पॉसिबल हुई। ये आपकी एक पैट्रियार्कियल सोसाइटी थी। पैट्रियार्कियल सोसाइटी मतलब क्या है कि पुरुष ही प्रधान होता था। अभी मैट्रियार्कल उतनी नहीं थी, पैट्रियार्कल थी, यानी पुरुष ही प्रधान होता था, घर का हेड होता था। क्लियर? यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस सोसाइटी में काऊ को बहुत माना गया, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। अगर किसी की जो एक तरह की वेल्थ डिसाइडर थी, वेल्थ डिसाइडर का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब है अगर मेरे पास 5 गाय हैं, तुम्हारे पास 10 हैं, तो तुम अमीर हुए। और इसकी चोरी पाप माना जाता था, इसको मारना पाप माना जाता था, इसको मार के खाना यानी बीफ खाना पाप माना जाता था। ठीक है, और इसको हम अघन्य कंसिडर करते थे। तो अगर आपसे पूछ ले कि काऊ के लिए किस वर्ड का यूज किया गया ऋग्वेद में, तो अघन्य शब्द का यूज किया गया, यानी इसको मारा नहीं जाना चाहिए। ये बहुत ही पवित्र है, ये वेल्थ डिसाइड कर। जो युद्ध भी लड़े जाते थे वो काऊ के लिए लड़े जाते थे, जो राजा होता था वो काऊ की प्रोटेक्शन के लिए काम करता था, इतना इंपॉर्टेंस था काऊ का, गाय का। ठीक, यहाँ की पॉलिटी की बात कर लेते हैं। तो पॉलिटी की अगर हम बात करें तो ये मोनार्कियल थी, यानी मोनार्की चलती थी, एक ही राजा मतलब एक का रूल होता था। और वो कैसा होता था? वो हेरिडिटरी होता था मेनली। हेरिडिटरी का मतलब राजा के बेटा राजा, इस तरह से, जैसे कि आज ब्रिटेन में होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि प्योरली मोनार्की थी, इलेक्टिव मोनार्की इसको बोल सकते हैं। होता क्या था, यहाँ पे सभा और समिति बैठती थी। क्या होता था यहाँ पे? सभा और समिति बैठा करती थी। सभा होती थी कमिटी ऑफ फ्यू प्रिविलेज्ड, यानी कि बहुत जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो अमीर लोग हैं बोल सकते हैं, जिनके पास ज़्यादा गाय हैं, वो लोग सभा में आएंगे। और समिति में कौन आएगा? आज अगर हम सभा शब्द का यूज करते हैं तो सभा की सभा लगी हुई, मतलब आम लोगों की सभा लगी हुई। लेकिन अर्ली वैदिक एज में आम लोग नहीं होता था सभा का मतलब होता था जो खास लोग हैं वो होता था। समिति होती थी कमिटी ऑफ कॉमन पीपल, ये होती थी कमिटी ऑन कॉमन पीपल। और एक और होता था विधट करके, वो कमिटी होती थी रिलीजियस पर्पस के लिए, विधट करके होती थी, इट वॉज कमिटी फॉर रिलीजियस पर्पस के लिए जो होती थी। ठीक है, क्लियर? तो ये जो सभा होती थी कहीं ना कहीं यही इलेक्ट करती थी किंग को। क्लियर? यहाँ पे कुछ इस तरह से डिवीजन था, अगर हम चीज़ों को देखें कि एक कुल होता था, यानी एक फैमिली होती थी। ठीक है, एक कुल का जो ग्रुप, एक फैमिली का जो ग्रुप बनता था, उससे एक ग्राम, एक गांव बनता था। फिर एक उससे पूरा विश्व बनता था। ठीक है, उससे फिर जन यानी एक पूरी ट्राइब बनती थी, और उस ट्राइब के सबसे ऊपर फिर उससे पूरा एक राष्ट्र बनता था। क्या बनता था? राष्ट्र। इस तरह से डिवीजन था चीज़ों का। रैंकिंग अगर हम बात करें, ऑफिशियल्स का यहाँ पे होते थे। रैंकिंग अगर हम बात करें तो रैंकिंग ऑफ ऑफिशियल्स बात कर लेते हैं यहाँ पे हम कि क्या पोजीशन होती थी, जैसे आज ये डिफेंस मिनिस्टर और ये सब ऐसा करके, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं था। हाँ, पुरोहित हुआ करते थे, पुरोहित सबसे ऊपर हुआ करते थे, पुरोहित लोग। ठीक है, यानी कि जो प्रीस्टली क्लास होता था। जो आर्मी चीफ होता था उसको सेनानी के नाम से जाना जाता था। सेनानी वॉज कौन था? ये आर्मी चीफ था। और जो गाँव का मुखिया होता था, जो विलेज हेड होता था, उसको हम ग्रामणी बोलते थे। ठीक है, ग्रामणी वॉज हु विलेज हेड। खत्म। ठीक है, बस हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा रिलीजन, धर्म, और उसके बाद हम आएंगे लेटर वैदिक एज में, फिर खत्म, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो जो रिलीजन था, धर्म, अगर आपको याद हो वैदिक एज, हम किसकी बात कर रहे हैं? अर्ली वेद। अर्ली वेद में ऋग्वेद था। ऋग्वेद में मैंने बोला 1028 हाइम्स थी, और हाइम्स में किसको बार बार मेंशन किया गया? इंद्र देवता को। और भी देवता है हमारे, इंद्र देवता के अलावा जैसे अग्नि है, सोम है, इन सबको मेंशन किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेंशन किया गया है वो इंद्र भगवान को किया गया। यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो धर्म था वो ऐसा नहीं कि मूर्ति थी या फिर कि भाई जो शिव जी हैं इस तरह से दिखते हैं ना, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक फॉर्म नहीं था, हम बोल सकते हैं। यानी कि हम गॉड को विजुअलाइज नहीं करते थे, हम नेचर में ही गॉड को ढूंढते थे। यानी कि वर्शिप ऑफ नेचर होता था, वर्शिपिंग ऑफ नेचर। कौन कौन से? इंद्र, जो कि हमारे पानी मतलब बारिश करवाते हैं, पृथ्वी है ना, और अग्नि,
अग्नि हो गया। जैसे अग्नि की अगर हम बात करें तो अग्नि को ये माना जाता है इज कंसिडर्ड एज इंटरमीडियरी बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड। भगवान जो है, जो एकदम भगवान है, ठीक है, और उनके और इंसानों के बीच में ये एक लिंकेज का काम करते हैं। इंद्र की अगर हम बात करें, इनको पुरंदर के नाम से जाना जाता था। पुरंदर शब्द का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, ठीक है, यानी इनको बहुत ही डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, किलों का जो डिस्ट्रॉय करता है, इनकी बहुत ही पावरफुल इनको कंसिडर किया जाता था। मतलब ये माना जाता है इंद्र भगवान को ही सबसे पावरफुल मानते थे, बिकॉज सबसे ज्यादा बार अगर किसी भगवान का मिशन है तो वो इंद्र भगवान है, ठीक है। भगवान सोम जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, गॉड ऑफ प्लांट इनको जानते हैं। वायु यानी एयर को पूजते थे ये लोग, क्लियर। रुद्र भगवान थे, एक रुद्र भगवान, गॉड ऑफ एनिमल्स, गॉड ऑफ एनिमल्स है ये। ऐसे हमारी एक, ऐसा नहीं कि मतलब फीमेल गॉडेस नहीं थी, लेकिन ध्यान रखना ज्यादातर मेल गॉड ही थे, मेल नाम से थे, फीमेल में कमी थे। जैसे अदिति, अदिति फीमेल गॉडेस थी हमारी, मदर ऑफ ऑल गॉड्स, मदर ऑफ गॉड्स, या फिर मदर ऑफ जो हमारे सूर्य भगवान है उनकी मदर कंसिडर किया जाता था इनको, अदिति को। तभी हम आदित्य बोलते हैं ना, आदित्य L1 करके हमारा एक अभी मिशन भी है सूरज के लिए, है ना, आदित्य बोलते हैं सन को, अदिति के वो पुत्र माने जाते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, एक और थी हमारी सावित्री, जो अभी मैंने आपको गायत्री मंत्र बताया था वो इन्हीं को ही डेडिकेटेड है, ठीक है। गायत्री मंत्र इन्हीं गॉडेस को डेडिकेटेड है, सावित्री जो हमारी है, ठीक है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र कौन से मंडल में जरा बताइए, कितने लोग फोकस से पढ़ रहे हैं भी पता चल जाएगा। और एक चीज कि नो एनिमल वर्शिप, यानी कि एनिमल वर्शिप नहीं थी यहाँ पे, नो एनिमल वर्शिप, है ना। हमने हड़प्पा वाले में देखा था कि एनिमल वर्शिप होती थी, क्यों? क्योंकि हमें एक सील मिली थी टेराकोटा से बनी हुई मोहनजोदड़ो में, जहाँ पे पशुपति सील थी, जहाँ पे हमने देखा था कि जो प्रोटो शिवा है उनके अराउंड हमें जानवर देखने को मिलता है। वो जानवर हमने कैसे याद किए थे? बेटर डियर से, बी से क्या था? बफेलो था, ई से क्या था? एलिफेंट था, टी से क्या था? टाइगर था, आर से राइनो था, और डियर से दो डियर थे उनके जो पैर में बैठे हुए थे, है ना। तो उस समय पता, बट यहाँ पे कोई एनिमल वर्शिप नहीं थी, क्लियर। और अगर हम यहाँ की पॉटरी की बात करें कि हमें कैसी पॉटरी देखने को मिलती है, तो यहाँ पे हमें ऑकरे कलर्ड पॉटरी देखने को मिलती है। ऑकरे कलर्ड मतलब वही मैंने आपको बताया था, गेरुआ टाइप, मटमैला टाइप थोड़ा सा कलर, ऑकरे कलर्ड पॉटरी। पॉटरी में आपको पिछले 2-3 लेक्चर से हर लेक्चर में आपको पॉटरी के बारे में बताया है। खत्म। किसी का कुछ डाउट हो पूछ सकता है। देन स्टार्ट करते हैं लेटर वैदिक के, जो कि छोटा सा है। अगर आप अर्ली वैदिक समझिए, लेटर अपने आप समझ जाएंगे, बस यहाँ से कुछ चेंजेस हुए वो समझाना, देन पीवाईक्यूज करें, खत्म। 3rd मंडल से 10th मंडल नहीं सर, बेंजामिन नितिन कैसी बात कर रहे हैं, 10वें मंडल में दिया हुआ है। सुरेंद्र मेहता सही है, अनिरुद्ध सही है, राहुल, मयंक, पप्पू, कृष्णकांत, गर्ग सभी का सही है, ठीक है। अब आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल, ये कौन सा पीरियड की बात हो रही है? 1000 BC से लेके 600 BC, ठीक है, तक की। इसके बारे में नॉलेज कहाँ से मिलती है? जो हमारे बाकी के जो 3 वेद हैं, अदर 3 वेदास, वहाँ से नॉलेज मिलती है, उपनिषद से नॉलेज मिलती है। इनको कहाँ पे कंपाइल किया गया था? पहले तो मैं आपको मैप दिखाता हूँ। अरे यार मैप नहीं लगा हुआ यहाँ पे, चलो मैप में लगाना भूल गया एक्चुअली मैं, ठीक है। मुझे लगा कि मैंने मैप लगा दिया, लेकिन कोई नहीं। ये हुआ क्या, अभी मैंने आपको बताया था कि मैं रफ इंडिया का मैप ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मैप इसलिए लगा देता हूँ बिकॉज मुझे अपने ड्राइंग पे पूरा भरोसा है, ठीक है। तो ये लोग जब यहाँ पे आए आर्यंस लोग, तो अभी यहाँ पे सप्त सिंधु वाले एरिया में है। धीरे धीरे जब इनकी पॉपुलेशन बहुत ग्रो करने लगी, ये क्या होने लगे कि ये ट्राइब्स में बटने लगे। ये ट्राइब अभी कहाँ पे, पंजाब वाले एरिया में अभी सिर्फ का वो है। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, कबीले बनने लगे, ट्राइब बनने लगी, तो ये धीरे धीरे इधर की ओर माइग्रेट करना स्टार्ट किया। ये कौन सा एरिया है? ये गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र बोलते हैं इसको। तो ये लोग गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में, हमें पता कैसे चला? जब हमने खुदाई करी तो यहाँ से जिस कलर की पॉटरी हमें मिली वही टाइप की पॉटरी हमें वेदास में मेंशन दिखी, इसलिए हमने माना कि हाँ ये जो लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस जो है अब और थोड़ा सा एक्सपैंड किए खुद को, पंजाब से और मूव किए वेस्टर्न यूपी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि आर्यंस एक्सपैंडेड फ्रॉम पंजाब टू वेस्टर्न यूपी, जो कि गंगा यमुना द्वाब है। अब ये जो गंगा यमुना द्वाब है, यहाँ पे एक 2 ट्राइब थी। जैसे मान लो अभी द्वाब क्या होता है, ठीक है, रुको यहाँ पे पहले मुझे एक स्लाइड क्रिएट करना दो, बिकॉज मुझे आपको महाभारत सिखानी पड़ेगी अब, ठीक है। तो द्वाब क्या होता है, तो पहले मैं आपको द्वाब समझाता हूँ। तो द्वाब होता है 2 नदियों के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको हम द्वाब बोलते हैं, ठीक है। 2 नदियों के बीच में जो क्षेत्र होता है दैट इज कॉल्ड एज द्वाब। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है, इसके बीच के जो एरिया को द्वाब बोलते हैं, ठीक। तो जो गंगा यमुना द्वाब था, ध्यान से सुनना इसको, इसके अपर पोर्शन में, जैसे द्वाब है, ये द्वाब है, तो इसके अपर पोर्शन में एक ट्राइब रिसाइड करती थी। अपर पोर्शन में एक ट्राइब थी जिसका नाम था कुरु। इसका नाम क्या था? कुरु। और इसके निचले हिस्से में एक ट्राइब थी, यानी कि जो मिडिल, या फिर बोल सकते हैं ये लोअर हिस्सा हो गया मिडिल, ठीक है। तो जो मिडिल पोर्शन हो गया, यहाँ पे एक ट्राइब रिसाइड करती थी, पांचाल। कुरु और पांचाल इन लोगों ने कोलैबोरेट कर लिया, ठीक है, और इन्होंने अपनी कैपिटल बना ली हस्तिनापुर, जो प्रेजेंट डे मेरठ के पास पड़ती है यूपी में, हस्तिनापुर। अब हुआ क्या, ये जो कुरु ट्राइब है, कुरु ट्राइब में ही 2 क्लैन थे। इस कुरु ट्राइब में ही, जो कि आर्यन, देखो आर्यन आए थे, आर्यन फिर बाकी फिर बट गए, कुरु पंचाल और बाकी में जो बटे हमें बहुत ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन कुरु ट्राइब के बारे में पता है। कुरु ट्राइब के 2 क्लैन थे, वो 2 क्लैन कोई और नहीं, पांडव और कौरव थे। लड़ गए आपस में ये, किस लिए? किंगशिप के लिए। कहावत है एक, इन किंगशिप देयर इज नो किनशिप। कोई जानता है किंगशिप और किनशिप में क्या अंतर है? किंगशिप मतलब राजा बनने के लिए जब ख्वाहिश आती है ना, तो किनशिप का मतलब होता है रिलेशन जो हमारे होते हैं। जब राजा बनने की बात आती है तो सब अपने रिलेशन भूल जाते हैं, तो ये आपस में ही लड़ गए, खत्म कर लिए एक दूसरे को, पांडव और कौरव। और इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? महाभारत। महाभारत नाम क्यों है? क्योंकि जो भारतवर्ष है, जो कि भारत ट्राइब से नाम पड़ा,
वो उस पर कब्जा करने के लिए ये महाभारत हुआ। कब हुआ? ये माना जाता है बैटल फॉर भारत 950 बीसी में हुआ। बट ये महाभारत जो टेक्स्ट है इसको कंपाइल किया गया 4th सेंचुरी एडी में, इसको कंपाइल किया गया। अब जब मैं 4th सेंचुरी एडी बोल रहा हूँ तो मतलब 400 एडी में, समझ में आया? ये जैसे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ इसके बाद वाला एडी, तो 400 जीसस के जन्म के 400 साल बाद इसको कंपाइल किया गया। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ 6th सेंचुरी बीसी उपनिषद कंपाइल हुए तो मतलब 600 बीसी, सेंचुरी का मतलब 100 होता है। ठीक है, तो इनके बीच में युद्ध हुआ, कुरु क्लैन से दोनों बिलोंग करते थे, खत्म कर लिया एक दूसरे को। फिर जो थोड़े बहुत बच्चे कुरु और जो पंचाल बच्चे वो इधर उधर जाके रहने लगे। इज दैट क्लियर? अब ये धीरे धीरे और शिफ्ट हुए। कहाँ पे शिफ्ट हुए? अभी कहाँ पे? द्वाब क्षेत्र में है, पंजाब से द्वाब क्षेत्र में है। अब ये और शिफ्ट हुए कहाँ पे? ईस्टर्न यूपी में। ठीक है, तो जगह यहाँ पे टूवर्ड्स लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक जब मैं पीरियड की बात कर रहा हूँ तो मैं कौन सी पीरियड की बात कर रहा हूँ? मैं 600 बीसी की तकरीबन बात कर रहा हूँ। वैसे तो हमने अर्ली वैदिक 1500 से 1000 देखा था, लेटर वैदिक 1000 से 600। लेटर में भी आप ये समझ सकते हो उसका भी जो लेट पार्ट है, लेट हिस्सा है, यानी रफली मैं 600 बीसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो टूवर्ड्स लेटर वैदिक पीरियड ये लोग और भी शिफ्ट हो गए। कहाँ पे? दे शिफ्टेड। मेरी राइटिंग काफ़ी अच्छी उसके लिए माफी चाहूँगा, लेकिन चीज़ें हो सकता है समझ में तो आ ही रही हूँ आपकी। ठीक है, शिफ्टेड फ्रॉम द्वाब जो क्षेत्र था, द्वाब एरिया टू ईस्टर्न यूपी। ईस्टर्न यूपी और बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार में अब शिफ्ट होना चालू हुआ। अभी मैं आपको बताऊंगा शिफ्ट हो कैसे रही थी जल्दी, हड़प्पा वाले क्यों नहीं शिफ्ट हो पाए, अभी देखेंगे उसको। तो ईस्टर्न यूपी में, ईस्टर्न यूपी में अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर मैं एक कौशल, ठीक है, कौशल क्षेत्र है। अब पता है कौशल ट्राइब थी एक, किसी भी क्षेत्र का नाम उस समय उसकी ट्राइब पे पड़ता था कि वहाँ सबसे पहले कौन सी ट्राइब आ गई, उसके नाम पे ही उस क्षेत्र का भी नाम पड़ जाता था। कौशल ट्राइब पहले आई तो कौशल उसका नाम पड़ गया क्षेत्र का। ठीक है, बिहार में एक ट्राइब है विदेहा, तो विदेहा जो क्षेत्र है वहाँ पे लोग चले गए। क्लियर? ठीक है, अब ये एक्सपेंशन पॉसिबल क्यों पाया? एक्सपेंशन ये लोग इतनी जल्दी जल्दी जो कर रहे हैं, जैसे जब कोई कंपनी एक्सपैंड करती है तो क्यों एक्सपेंशन पॉसिबल हो पाता है? फंडिंग मिल रही है उसको, है ना, तो इन्वेस्ट करती है उसको। वैसे इन लोग का एक्सपेंशन आयरन की फंडिंग से हो रहा था, बिकॉज इन लोगों को आयरन के बारे में पता चल गया था, तभी तो इसको हम आयरन एज बोलते हैं। तो आयरन के जो वेपन्स यूज कर रहे थे, और क्योंकि आर्यंस ही तो है ये, और आर्यन घोड़ों में होकर सवार होकर आए थे, रथ में चैरियट लेके आए थे, तो आयरन वेपन्स और हॉर्सेस की वजह से, क्योंकि हॉर्सेस हमें पता है कि बहुत ही मोबाइल जानवर होता है, मोबाइल इन द सेंस कि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा जगह कवर कर लेता है, तो इनकी वजह से इतना एक्सपेंशन पॉसिबल हो पाया। और ये हमें कैसे पता चलता है कि जो आयरन है ना, इसको वेद में, वैदिक टेक्स्ट में मेंशन किया गया है एज एक्चुअल में आयास, और ऐसा आयास नहीं, कृष्ण या श्याम आया, ऐसा इसमें मेंशन किया गया है, कृष्ण आयास श्याम आया। आया का मतलब होता है, आया का मतलब होता है मेटल, और कृष्ण अभी मैंने बताया था कृष्ण श्याम एसोसिएटेड है ब्लैक वर्ड के साथ, तो ब्लैक मेटल ही तो बता रहा है, और ब्लैक मेटल हमारा आयरन होता है जब अपने रॉ फॉर्म में होता है। इज दैट, यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक सबको अगर क्लियर है तो जल्दी से बताओ। किसी को यहां तक कोई डाउट? ब्लैक बिल्कुल सही है, शिखा, आयुष नेगी, SSC वाली आकाश, पुनीत पाल। सर बीच में ऐड आ जाता है, ऐड भी आने लग गई सर। ऐड यार पता नहीं, मुझे मैं हटानी पड़ेगी। ठीक है, एक्चुअली सच्ची बताऊं मैंने ऐड वगैरह सब हटा रखी है, रिकॉर्डेड वीडियो में तो आपने नहीं देखी होगी कभी भी, लेकिन ये लाइव से कैसे हटती है आज मुझे बैठ के देखना पड़ेगा, बिकॉज लाइव से मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे चैट हटाई जाती है। वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप चैट मतलब ऐड डालो। ठीक है, आपने कभी भी मेरे रिकॉर्डेड वीडियो में बीच में ऐड नहीं देखी होगी, क्योंकि मैंने हटा रखी है सारी ऐड। लेकिन आई एम रियली सॉरी अगर ऐड आ रही है तो अब कल से मैं पूरी कोशिश करूँगा, अगर ये पॉसिबल है कि लाइव में ऐड ना आने का, तो मैं पक्का उसको हटा के आऊँगा। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो एक्सपेंशन भी हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा सा इनका एग्रीकल्चर अगर समझ लेते हैं, क्यों? क्योंकि जो हमारी अर्ली वैदिक सोसाइटी थी वो थोड़ा सा सेमी नोमैडिक टाइप थी। ऐसा नहीं एग्रीकल्चर करते नहीं थे, बट सेमी नोमैडिक थे, यानी कि थोड़े से घुमंतु टाइप भी थी, पेस्टोरल टाइप थे, बट ये मेनली एग्रीकल्चर पे फोकस करते थे। ये एग्रीकल्चर वाज देयर चीफ, चीफ की स्पेलिंग गलत है ना, एग्रीकल्चर वाज चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, जीविका का इनका प्रमुख स्रोत था एग्रीकल्चर। क्लियर है? और यहां तक कि जो किंग्स होते थे, जो राजा होते थे, किंग्स ऑल्सो यूज टू डू एग्रीकल्चर या फिर डिड मैनुअल लेबर इन फील्ड, मैनुअल लेबर इन फील्ड। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको नोट करना मत करना, बस मैंने ऐसे बता दिया। ठीक है, ये बस नोट कर लेना, इट इज चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। हमें पता कैसे चलता है? हमें व्रीहि शब्द का इस्तेमाल मिलता है वैदिक टेक्स्ट में, जो कि किसी और के लिए नहीं, राइस के लिए है, अनाज के लिए है। ठीक, ध्यान रखना, वैदिक इसका टेक्स्ट है, राइस के लिए। यहाँ पे हमें वुडन प्लॉशर देखने को मिलते हैं। क्या? वुडन प्लॉशर, मतलब कि आयरन की खोज कर ली थी इन्होंने, बट फिर भी जो अभी प्लो यूज़ कर रहे थे, हल यूज़ कर रहे थे, वो लकड़ी के बने हुए थे। आप खुद ही सोचिए, अगर जो हल है वो लकड़ी के बने होंगे तो क्या उतना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो पाएगा? ना। अगर उतना एग्रीकल्चर, सिंपल सी फिलॉसफी समझाता हूँ तुम्हें। आज मैं बैठ के तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम बैठ के पढ़ रहे हो, क्यों? अगर तुम्हारे घर में खाना ना हो या फिर मेरे घर में खाना ना हो तो हम ये काम करेंगे ना, खेतों में काम करेंगे, क्योंकि हमारा किसान इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है कि हमें खेत में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम और आप ये काम कर पा रहे हैं। तो पहली बात तो थैंक्स बोली मनी अपने फार्मर को। ठीक है, और दूसरी चीज़, इसी वजह से तो हम शहर में रह पा रहे हैं, इसी वजह से तो हमारी जो सोसाइटी वो अर्बनाइज्ड है। हड़प्पन सोसाइटी अर्बन सोसाइटी थी, कल देखे थे। उसमें से एक कारण क्या था? बाकी भी कारण थे, टाउन प्लानिंग थी, ग्रिड सिस्टम था, सीटाडेल था, सारी चीज़ें। वहाँ का अच्छा खासा एग्रीकल्चर था। कैसे पता चलता है? ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेन्स को स्टोर करते थे, उसको एक्सपोर्ट भी करते थे।
उनके पास भी हो सकता है उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इवॉल्व ना हो, लेकिन जनसंख्या उतनी नहीं होगी उनके पास, इसलिए उनके पास सरप्लस बच जाता था। और इसलिए जिसको अगर कोई ट्रेड है, कोई पॉटरी बना रहा है, कोई ज्वेलरी बना रहा है, बिकॉज हमने देखा वहाँ ज्वेलरी मिली, तो वो सब क्यों बना पा रहे थे, ज्वेलरी सब काम क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि उनको एग्रीकल्चर खाना प्रोड्यूस करने की चिंता नहीं थी, बिकॉज सरप्लस में प्रोड्यूस हो रहा था, क्योंकि यहाँ वुडन पॉशर था, इसलिए सरप्लस नहीं था, इसीलिए ये लोग रूरल थे। तो क्यों रूरल थे समझ आ गया, ठीक। अब जरा इनका एग्रीकल्चर तो यार यहाँ पे मैंने बता दिया, चलो कोई नहीं, एग्रीकल्चर आप समझिए, राइट। अब आते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे देखते हैं। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे क्या देखे थे, सभा देखे थे, समिति देखे थे और विदट देखे थे, है ना। विदट ये खत्म हो गया, ये अभी भी कंटिन्यू हुए अर्ली से लेटर में, ये खत्म हो गया। व्हाट ये था क्या विदट, ये था असेंबली फॉर रिलीजियस पर्पसेस, ये खत्म हो गई। क्यों रिलीजियस पर्पसेस की असेंबली खत्म हो गई, आपको जानने को मिलेगा। सभा समिति आपको पता है, सभा जो स्पेशल लोग थे, है ना, प्रिविलेज क्लास था, उसका कमिटी होता था, समिति नॉर्मल लोगों का, कॉमन लोगों का। एक और चेंज हुआ यहाँ पे, वेमेन नो लॉन्गर अलाउड टू सिट इन दी सभा। तो एक हम ये बोल सकते हैं सोसाइटल लेवल पे कि वेमेन की पोजीशन डिटेरियोरेट होना स्टार्ट हो गई, खराब होना स्टार्ट हो गई। वेमेन नो लॉन्गर अलाउड टू ज्वाइन और टू सिट इन सभा। क्यों, क्योंकि इट वॉज डोमिनेटेड बाई ब्राह्मण्स, यहां पे ब्राह्मणिकल क्लास का डोमिनेशन आ गया, ब्राह्मण्स। पॉलिटी यहां की और सेंट्रलाइज्ड होती गई। क्यों, क्योंकि धीरे 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 जो टेरिटरी है वो क्षेत्र और बढ़ता गया राजा का। पता है उस समय कैसे क्षेत्र बढ़ाया जाता था, अश्वमेघ यज्ञ के बारे में आपने जरूर सुना होगा। होता यह था कि अश्व जो होता था उसको छोड़ दिया जाता था, नहीं घोड़ा, अश्व का घोड़ा होता है, छोड़ दिया जाता था। जिस भी टेरिटरी में अगर वो गया, अगर मान लो कि आपका घोड़ा मेरी टेरिटरी में आ गया, ठीक है, तो अगर मैंने उसको रोक लिया, मतलब मैंने ये मान लिया कि मैंने आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैंने आपके घोड़े को रोक लिया, यानी अब हमारे तुम्हारे बीच में युद्ध होगा। अगर हमने नहीं रोका तुम्हारे घोड़े को, तो घोड़ा आगे, मतलब हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि तुम ही हमारे राजा हो, ठीक, कोई युद्ध नहीं होगा और वो टेरिटरी तुम्हारी होगी अब से, और आगे जाएगा जहां जहां जाएगा, ठीक है, वो उतनी टेरिटरी हो जाएगी। जब वो वापस आएगा घोड़ा तो उसकी बलि दी जाएगी। ये माना जाता था कि वो टेरिटरी जहां जहां घोड़ा गया वो घोड़े की हो गई, अब घोड़े से हमें ट्रांसफर करनी है, तो उसको घोड़े को मार दिया था। बेचारा बताओ, घोड़ा इतना काम किया, टेरिटरी दी और उसको मार डाला, तो उसी को बोलते हैं अश्वमेघ यज्ञ। तो ये धीरे धीरे टेरिटरी बढ़ती गई इन लोगों की, और इस वजह से जब टेरिटरी बढ़ती गई तो किंगशिप बढ़ती गई, और किंग जो है राजा और प्रमुख होता गया और प्रमुख होता गया। और इस किंग को सभी क्या देते थे, वॉलंटरी ऑफरिंग देते थे, बाली जिसको बोलते हैं। वॉलंटरी ऑफरिंग का मतलब क्या होता है, अपने आप से जो लोग दे रहे हैं, किसको, किंग को। तो बाली अगर पूछे व्हाट इज बाली इन दी वैदिक एज, इट इज अ वॉलंटरी ऑफरिंग टू द किंग। सोसाइटी पे आते हैं, वर्ण सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन खराब हो गया था। अभी वर्ण सिस्टम कैसे खराब हो गया था, थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो वर्ण सिस्टम यहाँ पे ये था कि ब्राह्मणिकल का क्लास का एकदम डोमिनेशन था। मतलब ऐसा था कि ब्राह्मण्स और जो क्षत्रिय थे ये आपस में कोलैबोरेट करके जो नीचे तबका था, वैश्य और शूद्र, इन पे डोमिनेट करना चाहते थे, इन पे राज करना चाहते थे, ठीक। और यहाँ तक कि शूद्र को तो बहुत ही लोअर लेवल में कंसीडर किया गया। ब्राह्मण्स का काम फिक्स हो चुका था। क्या फिक्स था, हो चुका था कि ये रिसाइट करेंगे, जो ये यज्ञ परफॉर्म करेंगे, है ना, जो किंग वगैरह हैं जो सैक्रिफाइसेस करेंगे वो ब्राह्मण्स ही करेंगे, और उसके बदले में लैंड देंगे, जमीन देंगे। क्षत्रिय किसको, ब्राह्मण्स को। जो किंग्स हैं, किंग्स कौन होते थे, क्षत्रिय होते थे, ये इनको लैंड देंगे ब्राह्मण्स को। तो इस तरह से दोनों लोगों का कोलैबोरेशन चलता था। वैश्य ये इनका ट्रेड का काम होता था मेनली, ठीक है, और शूद्र को एक एज अ सर्वेंट देखा गया, ठीक है। इसीलिए धीरे धीरे हमारी सोसाइटी और खराब होती चली गई। तो ये लेटर वैदिक एज में स्टार्ट हुआ। यहीं पे गोत्र सिस्टम निकल के आया। गोत्र सिस्टम क्या होता है, इसको बोलते हैं क्लैन। गोत्र, गोत्र जो है, अच्छा मैंने आपको एक वर्ड बताया था, गविष्टि। मैंने आपको एक टर्म बताया होगा कि बैटल फॉर काउज होता था, यानी कि गायों के लिए बैटल होता था, युद्ध होता था, उसको वहां पे नोट करना, गविष्टि बोलते थे उसको, ठीक है। गविष्टि, बैटल फॉर काउज कहाँ होता था, अर्ली वैदिक एज में, बैटल फॉर काउज, क्लियर। तो सोसाइटी में एक चीज तो क्लियर है कि वर्ण सिस्टम खराब हो गया था और वेमेन की कंडीशन खराब हो गई थी। वेमेन कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूँ, कंडीशन ऑफ वेमेन डेटेरियोरेटेड, खराब होना स्टार्ट हो गई, ठीक। गोत्र सिस्टम यहां से इमर्ज हुआ। गोत्र क्या होता है, गोत्र का मतलब होता है एंशिएंट टाइम्स में काउ पेन। काउ पेन मतलब जहां पे हम सबकी गाय बंधती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज में अगर आप गांव में जाते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ठीक है आपका घर है, आपके बगल में हो सकता है कि आपके बाबा के भाई का घर हो। बाबा के आपके मान लेते हैं, जैसे मेरे अगर पर्सनल बात करूं तो मेरे बाबा के आई थिंक ऐसे 3-4 भाई हैं, तो उन लोगों का सब लोगों का घर आसपास ही है, ठीक है। तो उनके जो मान लो नाती पोते वो मेरे अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई बहन ही लगे, ठीक है। अब कल को जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, है ना, तो उनको तो हो सकता है ये ना पता चले कि ये हमारे बाबा के पापा के ये लोग सेम ही थे, ठीक है। तो अगर वो आपस में मैरिज करना चाहें, शादी करना चाहें, तो एक्चुअली तो भाई बहन है वो, देखा जाए तो इसीलिए गोत्र में मैरिज अलाउ नहीं थी। इसी से गोत्र डिसाइड कर दिए गए थे कि एक गोत्र में शादी, अभी भी आज भी यही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे पर्सनली बात करूं, जैसे परमार तो कास्ट होगी भाई, ठीक है। काफी लोगों को तो नहीं पता, लोगों को लगता है कि नाम है, ठीक है। अभी मेरे पास पिछले कुछ दिनों में कुछ टीचर्स के कॉल है आपके एसएससी के टीचर्स के, तो उन्होंने बोला कि अच्छा तो परमार से, मतलब उनको जब मैंने बोला कि परमार कास्ट, बोला अच्छा परमार भी कास्ट है, तो ये कास्ट है और इसमें मतलब काफी गोत्र होता है। जैसे कि अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो सूर्यवंशी गोत्र है, मानो। तो अगर हमारे यहाँ क्या होता है, सूर्यवंशी में शादी नहीं होती है। एक होता है सॉरी सूर्यवंशी नहीं, सॉरी अग्निवंश, मतलब एक अग्निवंशी होते हैं और एक सूर्यवंशी होते हैं। तो हम लोग अग्निवंशी, तो अग्निवंशी में शादी नहीं होती, बट सूर्यवंशी में हो सकती है, ऐसा करके। मतलब बड़ा कॉम्प्लेक्स लाइफ सिस्टम है, थोड़ा बहुत जो मुझे पता है बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए, ना कि यहाँ पे कुछ और मतलब सेंसेस कहाँ निकालना, ठीक है। तो गोत्र क्या है, क्लैन है, और गोत्र मैरिज अलाउ नहीं थी। गोत्र मतलब काउपेन, जहाँ पे गायें एक साथ बनती थी, राइट। यहाँ पे आपके आश्रम निकल के आए। व्हाट आर दीज आश्रम। आश्रम का मतलब होता है कि एक इंसान को जीवन यापन कैसा, किस ऑर्डर में होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है स्टूडेंट लाइफ, है ना। इसमें लिखा हुआ है कि रात में फोन नहीं चलाना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, सारे काम नहीं करने चाहिए, है ना, एक स्टूडेंट को, ब्रह्मचर्य। फिर आती है गृहस्थी।
गृहस्थ, यानी कि फिर आपकी शादी हो जाएगी, आप गृहस्थी में बिजी हो जाएंगे। जब गृहस्थी में बिजी हो जाएंगे तो फिर आपको पता चला कुछ नहीं रखा है, वन की तरफ प्रस्थान करते हैं, तो वन प्रस्थ, फॉरेस्ट में आप जाएंगे। फिर आप सन्यासी हो जाएंगे, सन्यास ले लेंगे। ये आश्रम सिस्टम है। ये जबाला उपनिषद जो है ना उसमें देखने को मिलता है। एक उपनिषद है जबाला उपनिषद, उसमें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रखना ये बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं था लेटर वैदिक एज में भी, क्योंकि लोग यहाँ तक आप आते थे, गृहस्थी तक तो सब आते थे, सब, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र, कोई भी अच्छे से एकदम। लेकिन यहाँ पे बहुत कम, और यहाँ पे बहुत ही कम लोग पहुँच पाते थे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वर्ण सिस्टम जब ये इतना खराब हो रहा था, ठीक है, इसी वजह से ही उपनिषद हमारे इसी टाइम पे बनते हैं 600 BC में, और जो प्रीस्टली डोमिनेशन है उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक तरह से हम बोल सकते हैं कि विरोध आ रहा था, जिसकी वजह से हमारे बाकी जो धर्म है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, यहाँ से ओरिजिनेट होना स्टार्ट हुए। तो अब आप एक हर चीज़ को लिंक कर पा रहे हैं कि हम इसके बाद क्यों जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ेंगे, हम इसके बाद क्यों महाजनपद पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो आर्यन ट्राइब है अभी जो मैंने बताया, कुरु, पांचाल और ये जो कौशल, विदेहा, बस ये शिफ्ट हो रहे हैं ईस्टर्न यूपी और बिहार में, यहीं तो पूरा अभी हम महाजनपद पढ़ेंगे, यहीं पर सारे डेवलप हुए हमारे। तो क्यों धीरे धीरे सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, आपको चीज़ें समझ में आने लगी होंगी। ठीक है, और गॉड्स की अगर बात करें, और एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर विवाह की बात करें तो अनुलोम विवाह, मतलब जैसे गौत्र की मैंने चर्चा करी, तो अनुलोम विवाह एक तरह का विवाह होता है, ये परमिटेड था, बट प्रतिलोम विवाह परमिटेड नहीं था। ये अनुलोम और प्रतिलोम क्या होता है? प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब होता है कि जो लड़का है वो हायर कास्ट है, लड़की लोअर कास्ट से है ना, वो मैरिज अलाउड है। इसका उल्टा, लड़की हायर कास्ट और लड़का लोअर कास्ट से ये अलाउड नहीं है। अच्छा, कोई बताएगा, किसी को पता है लव मैरिज के लिए क्या यहाँ पे यूज़ था? लव मैरिज के लिए भी एक टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया था, उसको नाम दिया गया था गंधर्व विवाह। जैसे अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, ऐसे लव मैरिज को गंधर्व विवाह। ठीक है, गॉड्स की बात करें तो इंद्र जी जो है, अब इंद्र जी की छुट्टी हो चुकी थी धीरे धीरे। क्यों? अब आर्यंस पहले वहाँ रहते थे ना सेंट्रल एशिया में, तो वहाँ पे ऐसा था कि बारिश होती नहीं थी। यहाँ इंडिया में तो खूब बारिश होती थी मानसून में, तो उनको लगा अच्छा बारिश हो रही है तो फिर हटो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब तुम्हारा कल रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, भगवान से पूजा कर रहे हो तुम खूब कि एक काम की, जो एक गाना कहते भी है ना कि एक काम की जैसे कर, पता नहीं याद नहीं है, तो आप मतलब एकदम कि भगवान 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 पूरे दिन करोगे, रिजल्ट आ गया। ठीक है, कहा है भगवान? कौन भगवान? हम तो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं भाई। ठीक है, होंगे भगवान अपनी जगह, लेकिन हम भी तो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। तो इंद्र जी की इंपॉर्टेंस खत्म होने लगी। तो यानी कि हम ये देख रहे हैं कि किस तरह है, मतलब धीरे 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 जो गॉड है वो भी शिफ्ट होने लगे अभी। ठीक है, तो जो नेचुरल गॉड्स थे उनका अपना ज़्यादा अब अस्तित्व नहीं रहा। ऑलराइट, क्लियर यहाँ तक सभी को चीज़ें? पॉटरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेटर वैदिक एज में ये हमें मिलती है ग्रे कलर्ड पॉटरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ग्रे कलर्ड पॉटरी। किस एज की बात कर रहे हैं मत भूलिए, लेटर वैदिक एज।